हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जो भी स्टूडेंट होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम धीरे धीरे आपके कंप्लीट जो टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से आपके होम साइंस के 5 ब्रांचेस में से जो एक ब्रांच है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, उनकी डिफिनीशन, उनके महत्व को जाना। और आज हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे जिसमें आपके आएंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, ठीक है, डोमेन्स पढ़ेंगे डेवलपमेंट के, थ्योरीज पढ़ेंगे, कुछ मनोवैज्ञानिक्स हैं जिनकी थ्योरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट और प्रॉब्लम और चैलेंजेस क्या हैं ये भी हम जानेंगे। तो आज के सेशन में आपका एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि जितनी भी थ्योरी चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं, वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ आपको मिले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी और ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सभी को ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेज आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है। हालांकि हम डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है आपका शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि मतलब आपका फिजिकल चेंजेस, जैसे आपका हाइट का बढ़ना, आपका वेट का बढ़ना, आपका बालों का बढ़ना, यानी जिसको आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो, जिसका मेजरमेंट आप कर सकते हो। आप हाइट वगैरह को माप सकते हो, कितनी हाइट है ना। यहाँ अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो विकास को मापा नहीं जा सकता। यहाँ पे आपके विकास में एक तरीके से ओवरऑल चेंजेस होते हैं, आपका मेंटली, आपका सोशली, आपका फिजिकली, ठीक है, आपका कॉग्निटिव से लगा के आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, हर चीज़ इंक्लूड होता है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, डेवलपमेंट में आपका फिजिकल भी आपका चेंजेस इंक्लूड होता है, ठीक है, यानी फिजिकल चेंजेस के साथ साथ आपका मेंटल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सारे डेवलपमेंट इसमें शामिल होते हैं। और ये जो है ना, ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अगर आप फिजिकली रूप से स्वस्थ नहीं हो तो आपके मेंटली चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। मेंटली रूप में आप सही नहीं हो तो सोशली रूप में भी आपको इफेक्ट करेगा। सोशल चीज़ों में इंटरेक्ट करने पे आपको दिक्कत होगी अगर आप मेंटली रूप से सही नहीं हो। यानी ये जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं और एक दूसरे से ये संबंधित होती हैं, इतना याद रखिएगा। तो फैक्टर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वृद्धि और विकास को जो प्रभावित करता है वो है आपका हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम या आनुवांशिकता। यानी बच्चा अपने माता पिता से शारीरिक विशेषताएं और कुछ मानसिक विशेषताएं भी प्राप्त करता है। एग्जाम्पल, माता पिता की लंबाई और बच्चे की लंबाई में समानता। अब यहाँ मतलब समझेंगे, यहाँ मतलब स्टूडेंट क्या है कि जो आपका हेरिडिटी है ये बच्चे को पेरेंट्स से मिलता है। किससे मिलता है? पेरेंट्स से, यानी माता पिता से। अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चे का भी हाइट ज़्यादा होने की संभावना होती है, ये याद रखें। कई बार आपने सुना है ना कि इनकी मम्मी लंबी है तो बच्चे को भी ऐसी ही लंबाई आई है। तो जो आपका जेनेटिक चीज़ें हैं उनसे बहुत सारे, जैसे मान लो दादा दादी हो गए, मम्मी पापा हो गए, उनसे आपके ऊपर वो लक्षण आते हैं, है ना। लेकिन हेरिडिटी केवल पोटेंशियल देती है, यहाँ ये याद रखिएगा। जो आपका हेरिडिटी है वो केवल आपको पोटेंशियल देती है, लेकिन अगर हम एक्चुअल रिजल्ट की बात करेंगे तो एक्चुअल रिजल्ट आपका इन्वायरमेंट से आता है, जो आपका पर्यावरण है, जो आपका आसपास का वातावरण है, उससे आता है एक तरीके से। जैसे एग्जाम्पल मानो, ट्विंस मतलब जानते हो ना, ट्विंस मतलब वो लोग जो जुड़वा बच्चों को हम ट्विंस बोलते हैं ना।
तो जुड़वा बच्चे में डीएनए सेम होता है, जानते ही हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो एक बच्चे को एक अच्छे इन्वायरमेंट में रख दिया जाए और एक बच्चे को खराब इन्वायरमेंट में रख दिया जाए, क्या दोनों सेम तरीके से बिहेव करेंगे? उनका जो तरीका है वो सेम रहेगा? नहीं। वो जो अच्छे इन्वायरमेंट में जन्मा है या मतलब पालन पोषण हुआ है, उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा और जो खराब इन्वायरमेंट में है उसका आपको अलग ही दिखेगा। यानी ट्विंस होने के बावजूद डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब है इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। केवल आपका हेरिडिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। किसी का कम किसी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये हेरिडिटी इतना होगा और इन्वायरमेंट का जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो इतना होगा। ये हम मेजर नहीं कर सकते, बट होता ज़रूर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आपके इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब इन्वायरमेंट को देखते हैं क्या है। तो जो आपका पर्यावरण है, ठीक है, जो आपका पर्यावरण है जैसे परिवार, स्कूल, समाज, संस्कृति और मीडिया, सभी विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, एक अच्छे पारिवारिक माहौल में बच्चा अधिक आत्मविश्वासी और सामाजिक बनता है। तो बच्चा जिस माहौल में बड़ा होता है वही उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर बनाता है। इसी वजह से माहौल को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे माहौल होता है वैसा ही बच्चा बिहेव करने लगता है, वैसी ही चीज़ें सीखने लगता है। इसी वजह से कहा जाता है ना कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से जैसे जैसे उसका पालन पोषण शुरू होता है तो कहते हैं उसको अच्छा इन्वायरमेंट दो, खुशहाल इन्वायरमेंट दो, ताकि वो वही चीज़ें सीखे, है ना। बच्चा आसपास की चीज़ों को देखता है, उन्हीं को उनसे ही सीखता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर एक बच्चा ऐसे घर में बड़ा होता है जहाँ पेरेंट्स उसे इंकरेज करते हैं, तो वहाँ बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है ना। हमेशा हर चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना, तो बच्चे के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझसे हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर एक बच्चा है जो इसको अब्यूज़ या वायलेंट इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है और बच्चा डरपोक, इंट्रोवर्ट है और अग्रेसिव बन जाता है, तो ये थोड़ा सा आपका दिक्कत हो जाता है। दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे टीचर का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पॉजिटिव टीचर क्लास में सपोर्टिव आपका इन्वायरमेंट बनाता है और बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसा व्यक्ति को माहौल मिलेगा, व्यक्ति उसी हिसाब से बिहेवियर करने लगता है, उसका चरित्र भी वैसा बनने लगता है। तो इसीलिए अच्छा इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, देन अगर हम बात करें यहाँ पे पोषण की, ठीक है, तो आप पोषण की अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पे, तो पोषण मतलब बैलेंस डाइट, जो आपका संतुलित आहार है, विकास के लिए ज़रूरी है। कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन से शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है, एक तरीके से रुक जाता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन एक तरीके से अगर हम ले रहे हैं तो एक तरीके से हेल्दी ब्रेन होगा, बॉडी डेवलपमेंट अच्छे से होगा। भाई संतुलित आहार मतलब जिसमें समस्त पोषक तत्व, आपके प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, आपके वसा, सारी मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक उचित मात्रा में। उसी को हम एक तरीके से क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। और ऐसा आहार सेवन करने से हेल्दी ब्रेन भी होता है, बॉडी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होता है। वहीं अगर माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जिसे हम कुपोषण कहते हैं, तो अल्प पोषण, अति पोषण, दोनों की स्थिति में हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो कुपोषण के शिकार होने का कारण ऐसा नहीं है कि भाई हमने महंगी महंगी चीज़ें खा ली, बादाम बादाम खा लिए और हम बिल्कुल अच्छे से हमें सारे पोषक तत्व मिल गए, ऐसा नहीं है। हमारी थाली ऐसी हो जिसमें हर एक चीज़ इंक्लूड हो, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, सैलड, फल, दूध, सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी एक उचित मात्रा में। वही हमारा क्या है? एक हेल्दी डाइट हो। तो यहाँ पे जब हम हेल्दी डाइट का यूज़ करते हैं तो ये कुपोषण जैसी स्थिति उत्पन्न होती नहीं है। ज़्यादातर कुपोषण के केस देखे गए हैं गरीबी रेखा में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, लोगों को भरपूर रूप से खाना नहीं मिल रहा। कारण है ये कुपोषण के कारण है सबसे ज़्यादा गरीबी। गरीबी में देखो, इंसान को अगर एक वक्त का खाना ही नहीं मिल रहा है तो उसका पोषण कैसे हो पाएगा? तो नेचुरल सी बात है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कुपोषण से भी बहुत सारी बीमारियां हैं, क्वाशियोर, मेरास्मस जैसे रोग आपको हो जाते हैं। तो जैसे मान लो विटामिन डी डिफिशियंसी से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई, आयरन की कमी से आप एनीमिया हो गया, ठीक है।
तो इनसे क्या है, कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है। देन हम अगर बात करें आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी सामाजिक आर्थिक आपकी स्थिति की बात करें, तो हायर जो है आपका सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस वाले परिवार में बच्चों को अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, बुक्स, गेम, मेडिकल फैसिलिटीज सारी चीज़ें हैं। और वहीं अगर हम लोग की बात करें, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कम होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं वो कम मिलती हैं उनको। जैसे एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में सभी रिसोर्स के साथ पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा गरीब है, फैमिली में बेसिक किताबें भी मुश्किल से पा रहा है, तो दोनों के जो डेवलपमेंट होगा उसमें आपको अंतर ज़रूर दिखेगा। मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर बच्चे के डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो जैसे हम पढ़ते आए हैं भाई, आपका हेरिडिटी भी प्रभावित करता है, आपका इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है, आपका पोषण भी प्रभावित करता है, उसके साथ साथ आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी प्रभावित करता है। जो एक अमीर व्यक्ति के जो बच्चे हैं वो जो पढ़ रहे हैं वो एक अच्छे स्कूल में उनको किताबें, उनको सुविधाएं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जा रही हैं, हर चीज़ मतलब उनको मिल रही है। अब वहीं गरीब है, शायद किताब लेने के भी उसके पैसे ना हो। तो ये जो चीज़ें हैं, दोनों के डेवलपमेंट में आपको अंतर ज़रूर दिखाई देगा, ये आप खुद से भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये भी आपका क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ठीक। देन कल्चर एंड रिलीजन्स की बात करते हैं, वो भी एक आपका फैक्टर है। संस्कृति और आपका धर्म, तो रीति रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं बच्चे के वैल्यू और बिहेवियर को आकार देती हैं। तो कल्चर है, वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल हैं, कस्टम, ये सब डेवलपमेंट को सेव करते हैं। एग्जाम्पल जैसे जॉइंट फैमिली कल्चर में बच्चे शेयरिंग और केयरिंग जल्दी सीखते हैं, लेकिन कुछ कल्चर्स में गर्ल्स की एजुकेशन पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, मतलब उनकी रोक होती है कि भाई लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाओ, भाई जाना तो उनको दूसरे के घर है, उनको शादी करनी है तो उनको इतना पढ़ा के करोगे क्या, है ना, उनको पढ़ाना होगा तो वो खुद पढ़ा लेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे बात करें तो कई सारे चीज़ें मतलब इफेक्ट करती हैं। वो केवल लड़कों में भी कुछ चीज़ें हैं, बट ज़्यादातर जो बाउंडेशन है वो लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी तो देखो, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। पहले ज़्यादा पीछे थी ये चीज़ें, बट अब धीरे धीरे क्या है, ग्रोथ हो रही है, लड़कियों को लोग बराबर पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर मान लो ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आपको अंतर दिखाई देता है, कहीं ना कहीं विकास में आपको रुकावट सी महसूस होती है। तो ये जो आपके फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के आगे ग्रोथ में उनको दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देन अगर हम बात करें हार्मोन्स और आपका हेल्थ के बारे में, तो हार्मोनल असंतुलन से विकास की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो यानी क्रॉनिक इलनेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये ग्रोथ को क्या करता है, एक तरीके से डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, यानी विकास के अगर क्षेत्रों की बात करें, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका डेवलपमेंट है ये आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। यानी इसका मतलब क्या है, यानी एक साथ कई एरिया में होता है। तो इसके जो 5 मुख्य डोमेन्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके फिजिकल डेवलपमेंट की, फिजिकल मतलब आपका जो शारीरिक विकास है, यानी हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन, मोटर स्किल, आपके फाइन मोटर, आपके ग्रॉस मोटर। तो फाइन मोटर मतलब आपकी जो छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे आप चित्र बना रहे हैं, मतलब ड्राइंग कर रहे हैं, बटन लगा रहे हैं और आईलाइनर लगा रहे हैं, कोई भी वैसा काम, ठीक है, जिसमें छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। और ग्रॉस मतलब आपका होता है बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल, जैसे चलना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो फिजिकल आपका जो डेवलपमेंट है, यानी आपका ये क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, जिसका आप मापन कर सकते हैं। ठीक। देन अगर हम बात करें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की, तो सोचने समझने, प्रॉब्लम सॉल्व और याद रखने की जो क्षमता होती है। कॉग्निटिव जो आपका डेवलपमेंट है स्टूडेंट, ये मतलब आपका
दिमाग से संबंधित है, इंटेलेक्चुअल चीज़ों से संबंधित है, तो रीजनिंग लगाना, चीज़ें याद कर पाना, सोचने समझने की शक्ति विकसित हो जाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी है जो काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आगे हम ये भी थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो छोटा बच्चा केवल क्या करता है, इन चीज़ों को पहचानता है, वहीं अगर हम बड़े बच्चों की बात करते हैं तो जोड़ना, घटाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, धीरे-धीरे बच्चे के अंदर ये सारी एबिलिटी आ जाती है। स्टार्टिंग में उसके अंदर इतनी समझ विकसित नहीं होती है, लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो चीज़ें सीखता जाता है, वैसे-वैसे उसकी समझ भी धीरे-धीरे विकसित होने लगती है। देन अगर हम बात करें आपके सोशल डेवलपमेंट की यानी सामाजिक विकास की बात करें, तो अब बच्चे के अंदर क्या हो रहा है कि बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, सोसाइटी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, नए रिलेशनशिप बना रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल बना रहा है। मतलब पहले तो वो घर के चार दीवारी के अंदर ही था, अब धीरे-धीरे वो सोसाइटी में इन्वॉल्व होना शुरू हो रहा है, उसके दोस्त बन रहे हैं, वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो पैरेलल प्ले यानी साइड बाय साइड खेलना पसंद करते हैं, और बच्चे जो बड़े बच्चे होते हैं वो कोऑपरेटिव प्ले ज़्यादा खेलते हैं यानी टीम गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे शेयरिंग है, कोऑपरेशन है, और आपका मेकिंग फ्रेंड्स वगैरह जो आप बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपका इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें आपके इमोशनल डेवलपमेंट की, यानी आपका भावनात्मक विकास, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। स्टार्टिंग में बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप नहीं होती हैं कि बच्चा दूसरों के बारे में चीज़ें समझ पाए। पहले तो वो केवल अपने बारे में सोचता है, उसके लिए अहम केंद्रित मतलब उसके अंदर अपने ही बारे में थॉट होता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, धीरे-धीरे उसके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप होती है। वो दूसरों की भी फीलिंग की कदर करने लगते हैं, धीरे-धीरे दूसरों के बारे में समझने लगते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि पहले हर एक चीज़ माँगने के लिए, हर एक चीज़ व्यक्त करने के लिए वो शायद रोने का सहारा लेते थे कि रोऊँगा तो शायद वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अब उसके अंदर धीरे-धीरे ये चीज़ डेवलप हो रही है कि हर चीज़ रो कर ही नहीं, बोलकर भी हो सकती है। वो अपने गुस्से में अब धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यानी एक तरीके से बात करें तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, मैच्योरिटी आ रही है बच्चों के अंदर। ठीक है? तो यानी अगर हम सहसा-वहसा की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि रोकर अपनी ज़रूरत जताता है, 5 साल का बच्चा कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है। तो धीरे-धीरे सारी ये जो परिवर्तन है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, वो धीरे-धीरे करके क्रम से होता है। एकदम से कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, धीरे-धीरे ये प्रोसेस चलता है। कहीं खुशी, कहीं डर, कहीं गुस्से को सँभालना, ये सारी चीज़ें। ठीक? देन आपका आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास। भाषा विकास का सबसे अच्छा माध्यम है सोसाइटी। जितना ज़्यादा वो सोसाइटी से इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा उसका जो भाषा का डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। बोलना, पढ़ना, लिखना और संवाद करना, ये सारी चीज़ें पहले वो सिंपल वर्ड्स बोलता है, फिर धीरे-धीरे वो उसका सेंटेंस बनाने लगता है। 1 साल का बच्चा क्या करता है, मम्मा, पापा ये बोलना शुरू करता है। भाई 3 साल का बच्चा 2 से 3 शब्दों के सेंटेंस बनाने लगता है। और वहीं 5 साल के बच्चे की बात करें तो अब धीरे-धीरे वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है। तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, उसके लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी उसके भाषा का भी विकास हो रहा है। पहले तो शायद वो चिल्लाता है, पहले तो उसके मुँह से कोई शब्द आपको क्लियर सुनाई ही नहीं देगा। अभी जैसे बच्चा 1 डेढ़ साल का है, तो उसके अंदर से बीच-बीच में हो सकता है वो पापा मम्मी कह दे, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द कहेगा तो जो शायद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बच्चा बोल क्या रहा है। ठीक है? फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, धीरे-धीरे वो सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी तक हमारा बच्चा बोल नहीं पाया है, अभी तो बहुत लेट हो रहा है। तो ये प्रोग्रेस किसी में फास्ट, किसी में स्लो हो सकता है, लेकिन होता ज़रूर है। देन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक की, जो कि बहुत ज़रूरी है और कई बार इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। हालाँकि ये जो मैं थ्योरी आज आपको बताऊँगी, इनको हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए थ्योरी बहुत जानना ज़रूरी है। थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार आपसे थ्योरी ये पूछी जा चुकी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विकास के सिद्धांत पे, तो सबसे पहले आपका आता है जीन पियाजे महोदय जी,
जो कि काफ़ी फेमस है, आप जानते ही हैं। इनकी जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने इंटेलेक्चुअल या डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं उनकी जो 4 स्टेजेस हैं वो बताई हैं, यानी 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें से सबसे पहली अवस्था है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, यानी 0 से लेकर 2 वर्ष तक। हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस और मोमेंट से दुनिया को समझने की कोशिश करता है। अपनी जो इंद्रियां होती हैं उनका इस्तेमाल करना बच्चा शुरू कर देता है। ये किसी स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। यहीं पे अगर बात करें तो बच्चे के अंदर जो फिजिकल ग्रोथ है वो काफ़ी रैपिड तरीके से होती है। इसी वजह से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक जो आपका वृद्धि है वो काफ़ी तेजी से होती है, तो वो होती है आपकी शैशवावस्था, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके चीज़ें करना शुरू करता है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि है आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तो बच्चा क्या कर रहा है, सिंबल्स या लैंग्वेज ड्राइंग का यूज करता है, लेकिन लॉजिक नहीं लगाता। यहाँ पे बच्चा लॉजिक नहीं लगाएगा। लॉजिक कहाँ लगाएगा, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जिसे हम ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। तो बहुत ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो ये जो तीसरी स्टेज है ये काफ़ी पूछी जाती है। कई बार ये रिपीट होता है कि जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसकी कई बार आपकी एज पूछ ली जाती है, कई बार उनकी जो विशेषताएं हैं, कई बार यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में आपको सीक्वेंस लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं कि आप जैसे लिखा हुआ है, जैसे आपका दिया है सेंसरी, प्री, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ऐसे ही आपको पूरा क्रम लगाना पड़ता है। इसी वजह से इनकी जो आपकी डेट है, एज है, वो भी आपको याद करना ज़रूरी होता है। तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा सोचने और समझने की जो क्षमता है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो स्टेजेस में डेवलप करता है। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग एबिलिटी उसके अंदर डेवलप होती है। पहले वो सेंसेस का इस्तेमाल करता है, फिर वो सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है, ठीक है। और देन जब इसके बाद जो आता है वो आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है आपकी 7 से 11 ईयर तक, यानी जिसे हम मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब बच्चा क्या कर रहा है, अब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है, आपका लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पे अगर बात करें तो एक तरीके से बच्चे के अंदर धीरे धीरे तर्क शक्ति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। दिन बात करें जो 4 स्टेज है वो है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 11 से लेकर 11 या 12 से लेकर जो ऊपर की अवस्था है वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे यहाँ पे क्या कर रहा है स्टूडेंट, अब बच्चा यहाँ पे आपका जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपका हाइपोथेटिकल जो रीजनिंग है वो लगाना शुरू कर देता है। बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देता है। बच्चों के अंदर परिकल्पनात्मक शक्ति विकसित हो जाती है, कई सारी क्वालिटी उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये किसी स्टेज में होता है, ये होता है स्टूडेंट आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो स्टेजेस हैं जैसे आपका लिखा हुआ है आप वैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी कई बार आपसे प्रश्न के द्वारा पूछा गया है, और ये सीक्वेंस आपको ऐसे ही लगाने हैं जैसे आपका लगा हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ। अब आते हैं आपके एरिक्सन की थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी, ठीक है। तो एरिक्सन की थ्योरी को देखेंगे और एरिक्सन की थ्योरी में देखेंगे क्या चीज़ है। तो वैसे भी मैंने इसकी क्लास ऑलरेडी ली है, अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे उन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। उन 8 जो स्टेजेस हैं उनमें अलग अलग थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो यहाँ पे जो एरिक्सन है उन्होंने फ्राइड की थ्योरी को ही आगे बढ़ाया है और कहा है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो आपका विकास है, वो क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये।
और लाइफ को 8 स्टेजेस में क्या किया है, उन्होंने डिवाइड किया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर एक स्टेजेस में एक चैलेंज, एक क्राइसिस होता है, उस चैलेंज से बच्चे को डील करना पड़ता है। अगर अच्छे से उसने पार कर लिया तो पॉजिटिव आउटकम, नहीं हो पाया तो नेगेटिव आउटकम की ओर भी वो जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि हमने इसके लिए अलग से क्लास डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे आपका ट्रस्ट वर्सेस आपका मिसट्रस्ट है, यानी जैसे अगर एक छोटा बच्चा है, उसे केयर और लव मिल रहा है ना, उस पे मतलब जैसे कोई बच्चा खेल रहा है या रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। अब माता उन पे ध्यान दे रही है, जो भी उनकी केयर कर रही है, उन पर ध्यान दे रही है, तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, ये दुनिया ट्रस्टवर्दी है। और अगर मतलब उन पे ध्यान ना दिया गया, उतना उनको प्यार नहीं मिला, तो बच्चे के अंदर वो भावना जागृत हो जाती है कि ये विश्वास करने लायक नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट से बच्चा डील करता है, उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो हालांकि मैंने इसके लिए अलग से भी एक सेशन ले आऊंगी, जिसमें हम लोग केवल थ्योरी चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं, और डिटेल के साथ में कवर करूंगी। तो फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर। अब जो आपकी आती है थ्योरी, वो है फ्रॉयड की, आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो फ्रॉयड की भी थ्योरी देखते हैं, और इनकी थ्योरी जो है उसमें क्या है, आपका डेवलपमेंट बेस्ड ऑन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके ओरल की, ठीक है, ओरल जो आपका स्टेज है वो आपका 0 से लेकर 1 वर्ष तक का होता है, जिसमें बच्चा मुंह से सुख प्राप्त करता है, जैसे फीडिंग करना, ठीक है। तो बच्चा हर चीज़ को मुंह में डालता है। आपने छोटे बच्चों को देखा है, चाहे कुछ भी उनको मिल जाए, वो तुरंत अपने मुंह में डालते हैं। तो ये एज होती है आपकी 0 से लेकर 1 वर्ष तक की। वहीं अगर हम एनल की बात करें स्टेज की, जो आपकी 1 से लेकर 3 वर्ष तक की होती है, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन विकसित होता है। बच्चों को पता होता है कहाँ मुझे क्या चीज़ करनी होती है, तो ये सब उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस स्टेज में। देन आती है आपकी फैलिक स्टेज, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है वो 3 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है एक तरीके से, ठीक है। और बच्चा जेंडर डिफरेंस समझने लगता है, पॉजिटिव सेक्स आपका ये समझने लगता है, अट्रैक्शन डेवलपमेंट होता है, ये थोड़ा सा चीज़ें बच्चे के अंदर आ जाती है, मतलब वो एक तरीके से समझ विकसित हो जाती है। देन अगर हम उसके बात करें, आपका लेटेंसी जो स्टेज है वो आपका 6 से लेकर 12 वर्ष तक की होती है, और बच्चा सोशल स्किल और लर्निंग एक्टिविटी में थोड़ा बिजी रहता है। और देन आपका आता है जेनिटल, आपका ये जो स्टेज होती है ये 12 के ऊपर की जो आयु है वो होती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी और अडल्ट रिलेशनशिप डेवलप होते हैं इस स्टेज में। तो मतलब फ्रॉयड की थ्योरी में हमें बताती है कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर्सनालिटी पर एक तरीके से गहरा असर डालते हैं। तो ये जो हैं इनको हम लोग और भी डिटेल में कवर करेंगे, ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। देन बात करते हैं आपके वाइगोस्की महोदय जी की, जिन्होंने जो थ्योरी दी है वो है सोशियो कल्चर थ्योरी। तो जो आपके वाइगोस्की महोदय जी हैं, उनसे भी आपके कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें आपके लेव वाइगोस्की जी के बारे में, तो लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन, उन्होंने कहा जो आपका लर्निंग है वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ज़्यादा बेहतर होता है। जब हम सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने का माध्यम क्या होती है, बातचीत करने का माध्यम होती है आपकी भाषा। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जिससे हमारी लर्निंग और बेहतर होती है। ये कौन कहते हैं, लेव वाइगोस्की महोदय जी। यानी विकास समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। लैंग्वेज और इंटरेक्शन डेवलप की क्या है, एक तरीके से की है। ये किन्होंने कहा है, आपके लेव वाइगोस्की महोदय जी ने कहा है। और इनकी थ्योरी में कुछ चीज़ें के बारे में बताया गया है, जैसे आपका जिटपीडी है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने एमकेओ के बारे में भी बताया है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में बताया है। मतलब जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, या जो हमसे ज़्यादा जानता है, एज में छोटा है बड़ा है डजेंट मैटर, मतलब कोई मतलब नहीं है भाई, एज में कोई भी एज का हो, बस उसका ज्ञान हमसे ज़्यादा होना चाहिए, तो हम उससे एक तरीके से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
उसके साथ साथ स्कैफोल्डिंग के बारे में भी उन्होंने बताया, एक मचान के बारे में बताया कि अगर मतलब एक तरीके से बच्चे को एक टेम्परेरी हेल्प मिल जाए तो बच्चा आगे कैसे ग्रो करेगा, उनके बारे में भी उन्होंने डिटेल में बात की है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो आपका लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो ज़्यादातर सोशल इंटरेक्शन पर बेस्ड है, यानी उनका जो मेन है वो यही है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सोशली इंटरेक्शन करके ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और ये जो सोशल इंटरेक्शन है इसमें जो मदद करती है वो एक टूल का काम करती है आपकी भाषा। क्या करती है? आपकी भाषा एक टूल का काम करती है, याद रखिएगा। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपका थ्योरी है वो है ब्रोनर का जो आपका इकोलॉजिकल थ्योरी है, यानी पारिस्थितिकी सिद्धांत है, या हम इसे जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत भी कह सकते हैं, जो क्या बताता है कि एक बच्चे का जो विकास है वो विभिन्न प्रणालियों से प्रभावित होता है, जिसमें से आपके आते हैं, ठीक है, आपका आता है माइक्रो, ठीक है, एक तरीके से सूक्ष्म, मीसो आपका मध्य, एक्सो यानी बाह्य, और आपका माइक्रो यानी आपका एक तरीके से वृहद, और आपका क्रोनो यानी एक तरीके से सामयिक। ये स्तर शामिल है जो बच्चे के आसपास के वातावरण और समय के साथ होने वाले जो चेंजेस हैं उनको क्या करते हैं, एक तरीके से दर्शाते हैं। तो ये जो थ्योरी है इसके अनुसार बच्चे इन विभिन्न वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके क्या करते हैं, एक तरीके से विकसित होते हैं, जिसमें से उनका जो आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपका स्कूल है, आपका समुदाय, संस्कृति, समाज, ये सारे जो आपके कारक होते हैं ये सारे शामिल होते हैं। यहाँ अगर हम बात करें आपके सूक्ष्म प्रणाली की, ठीक है, यानी माइक्रो सिस्टम की बात करें तो ये बच्चे का सबसे निकटतम वातावरण है जहाँ पर बच्चे सीधे संपर्क में आता है, यानी अपने परिवार है, शिक्षक है, सहपाठी है, दोस्त है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें यहाँ पे मीजो की आपकी सिस्टम की, यानी मध्य प्रणाली की बात करें तो यह सूक्ष्म प्रणाली के बीच की बातचीत है। उदाहरण के लिए समझ सकते हो कि जैसे माता पिता और शिक्षक के बीच संबंध, स्कूल और घर के बीच की बातचीत, ये सारी चीज़ें। एक्सो की बात करें तो जो आपका बाह्य प्रणाली है इसमें ऐसे वातावरण शामिल होते हैं जिसमें बच्चे के जीवन के सीधे तौर पर इफेक्ट नहीं करते, बल्कि एक तरीके से उनके आसपास के लोगों को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे माता पिता का कार्यस्थल या सामाजिक नीतियां हो गई। यदि माता पिता तनावपूर्ण माहौल में काम कर रहे हैं तो ये तनाव बच्चे पर भी थोड़ा बहुत क्या करेगा, असर डालेगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें माइक्रो की यानी बृहद प्रणाली की, तो ये बच्चे को घेरने वाली जो संस्कृति है, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो होती हैं, जो समाज के मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, मापदंड हैं, जो सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं, ये सारी चीज़ें इस पे शामिल होती हैं। देन अगर हम क्रोनो की बात करें तो क्रोनो सिस्टम है आपका सामयिक प्रणाली। ये समय के साथ जीवन की घटनाओं और परिवर्तनों का एक तरीके से प्रभाव है। ये बच्चे के जीवन की घटनाओं या ऐतिहासिक जो घटना होती है जैसे युद्ध है, आर्थिक मंदी है, तकनीकी परिवर्तन को एक तरीके से दर्शाता है, जिसमें बच्चे के विकास को भी ये प्रभावित करता है। एक तरीके से यहाँ पे महत्व को समझेंगे तो ये जो थ्योरी है ये बाल विकास को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जो बच्चों के जो डेवलपमेंट है उनमें जो विभिन्न आपके वातावरण है वो एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, उनके जो प्रभाव हैं वो भी एक दूसरे पे क्या करते हैं, एक तरीके से इफेक्ट डालते हैं। तो इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट की, यानी विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बात करें तो विकास का जो मील का पत्थर है जिसे माइलस्टोन कहते हैं, वो बच्चे के विकास के वे पड़ाव होते हैं जो बताते हैं कि बच्चा एक निश्चित उम्र तक क्या क्या सीखता है और क्या कर पाता है, जिसमें उसका आपका फिजिकल, आपका सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें आपके 0 से लेकर 1 ईयर तक बैठना, रेंगना, पहले शब्द बोलना, यानी लुढ़कना है, बैठना है, पहले कदम उठाना, ये सब चीज़ें शुरू कर देता है। थोड़ा बहुत मुस्कुराना शुरू करता है, कूकना शुरू करता है, हाथ हिलाना शुरू कर देता है। वहीं 1 से 3 ईयर की बात करें तो चलना, छोटे वाक्य बोलना, बेसिक टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह।
तो यानी सहारे के बिना खड़े होना और चलना शुरू कर सकता है, दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से स्नेह दिखाना शुरू करता है और करीब 18 महीने तक होने तक वो कई शब्द भी बोलने लगता है। अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने में उत्सुक भी होता है इस उम्र में। वहीं अगर हम 3 से 6 ईयर की बात करें तो भाषा तेजी से विकसित होती है, सोशल प्ले, इमेजिनेशन वगैरह आ जाती है, यानी खुशी, क्रोध, दुख, भय ये जैसी इमोशंस हैं वो क्या करने लगता है, प्रकट करने लगता है, व्यक्त करने लगता है और बच्चों के साथ खेल खेलना शुरू करता है जिसमें वो अहम भूमिका निभाता है। दूसरों के साथ सहयोग करना, विवादों को सुलझाना, ये सारी चीज़ें बच्चा क्या करता है, सीखता है। दिन जो 6 से 12 ईयर है आपका लॉजिकल थिंकिंग, ग्रुप एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखना, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 6 से 12 वर्ष है, दौड़ना, गेंद को पकड़ना, फेंकना, ये सारी चीज़ें, संगीत पर नाचना, कुछ लिखना, जैसे ये जो आपके स्किल हैं वो सब सीखने लगता है। इस उम्र में बच्चे की समझ और सीखने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी क्या होती है, तेज होती है। ग्रुप एक्टिविटी वो ज़्यादा करता है, लॉजिकल थिंकिंग लगाना शुरू करता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। एडोलसेंस की बात करें जो आपका 12 से लेकर 18 ईयर तक है, आपका एक तरीके से यहाँ बात करेंगे तो सहानुभूति की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है, दोस्त बनाना शुरू करता है, उसके साथ साथ स्वतंत्रता बढ़ती है, खुद के कपड़े पहनना, कुछ घंटों तक किसी विश्वसनीय देखभालकर्ता के साथ रहने की क्षमता विकसित करना, कई सारी जो चीज़ें हैं मतलब उसको थोड़ा सा इस एज में स्वतंत्रता चाहिए होती है, ठीक है, ये सारा आपका इसमें आ जाता है। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन डेवलपमेंट की, यानी विकास में समस्याएं और चुनौतियाँ। तो जो सबसे पहले आपकी चुनौती है वो है आपका कुपोषण, जिसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन, यानी शारीरिक और जो आपका मानसिक है वो प्रभावित होता है। तो भोजन की कमी या गलत भोजन के कारण होने वाली जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है उसी को हम कुपोषण कहते हैं, जिससे कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, कई सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, चाहे वो क्वाशियोरकर हो, मिरासमस हो, तो ये आपका एक कारण है। दूसरा है आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी सीखने में कठिनाई, डिसलेक्सिया, ADHD आदि ये सारी चीज़ें हैं। तो व्यक्ति की जो जानकारी प्राप्त करने और उसे समझने की जो क्षमता होती है उसमें बाधा आती है। वो जो कठिनाई होती है सीखने में, जिनको दिक्कत होती है, जैसे डिस्कैलकुलिया है, गणित में समस्या, डिस्ग्राफिया है, लिखने में समस्या, ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है ये भी एक चैलेंज है। देन अगर हम बात करें इमोशनल प्रॉब्लम के बारे में, यानी भावनात्मक समस्याएं, एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन, तो ये जो है मतलब एक तरीके से जो इमोशनल आपका भावनात्मक समस्याएं यानी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ठीक है, ये सारा भी एक तरीके से चैलेंज है। देन अगर हम बात करें आपके सोशल प्रॉब्लम की, यानी सामाजिक चुनौतियों की, तो पीयर प्रेशर है, बुलिंग है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हैं, इनसे कई बार गुजरना पड़ता है। तो एक तरीके से बात करें ये वे समस्याएं हैं जो समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा, अपराध, और फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई बुलिंग कर रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम है ना, ये भी कई बार आपके डेवलपमेंट में एक तरीके से बाधा काम करती हैं, एक तरीके से चैलेंज का काम करती हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें आपका हेल्थ इशू हो सकता है, जो सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक बीमारी या विकार, ये सारे हेल्थ इशू हो सकते हैं, ये भी एक चैलेंज है। इकोनॉमिक एंड कल्चर बैरियर, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएं हैं, तो ये जो हैं ये वे कारक हैं जो किसी व्यक्ति या समाज की प्रगति में रुकावट डालते हैं, जैसे आर्थिक तंगी हो गई, रूढ़िवादी सांस्कृतिक परंपराएं हो गई, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम होती हैं, ये जो आपके चैलेंजेस हैं, ये आपके कई बार विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इन चैलेंजेस को 1 पॉइंट डाल के आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है ये क्या है, एक कंटिन्यूअस, होलिस्टिक और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, याद रखिएगा, जिस पर हेरिडिटी और जो आपका इन्वायरमेंट है यानी आनुवंशिकता और जो आपका पर्यावरण है दोनों का समान प्रभाव पड़ता है, यानी दोनों का इसमें अहम रोल है। बैलेंस्ड पोषण, असुरक्षित वातावरण, उचित शिक्षा और इमोशनल सपोर्ट से ही बच्चे का जो
होलिस्टिक डेवलपमेंट है, अगर हम ऑल डेवलपमेंट की बात करें तो वो सारी चीज़ें इसमें क्या हैं, सम्मिलित होती हैं और संभव हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हमने आज के सेशन में आपका एक तरीके से कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड जो आपकी थ्योरी दी गई थी उनको मैं अलग से भी क्लास लूँगी, क्योंकि वो थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी स्टेजेस के बारे में कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक बार अगर आपने उन थ्योरी को डिटेल में पढ़ लिया तो शायद कभी भी आप क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन आंसर की, ताकि जो भी चीज़ें हमने आज देखिएगा, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है, इसको आप एक तरीके से रिवीजन की तरह मान सकते हैं कि जितनी सारी चीज़ें हमने आज की सेशन में कवर की हैं उनसे एक तरीके से आप लास्ट टाइम पे, अभी तो पीजीटी का तो एग्ज़ाम टला ही है, यहाँ टीजीटी की भी बात हो रही है, भगवान जाने क्या होगा, लेकिन अभी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं आपके होम साइंस के। तो बस निराश मत होइएगा, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहिए, अब इनका क्या ही कहें। मतलब हर बार एक तरीके से डिमोटिवेट होता है बच्चा कि भाई लाइफ में आगे करना क्या है, यहीं एग्ज़ाम देने की चक्कर में फंसे रहेंगे, आधी उम्र तो ऐसे ही निकल जाती है, पता चले आज उम्र है फॉर्म भरने की, कल को वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे टेंशन की बात तो है, लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने से पढ़ाई रुक जाती है, और पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अपना जो लगातार आप स्टडी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा। हम लोग अभी प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, उसको करिएगा, तो ये जो आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो वो आपके क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।